150-200 बच्चे के ऊपर जो है तो केस दर्ज हुआ है। इम्तियाज़ जलील साहब औरंगाबाद में थे, इस बात का शुक्र अदा जितना मैंने करना चाहिए उतना शुक्र अदा सीपी साहब ने भी करना चाहिए और उतना शुक्र अदा हर किसी ने करना चाहिए कि वो दिन इम्तियाज़ जलील साहब औरंगाबाद में थे, जिसकी वजह से औरंगाबाद जलने से बच गया। सर कानून के बारे में कुछ ज़्यादा मेरे को मालूमात तो नहीं है, थोड़ी बहुत है एक हद तक। खासदार साहब ने ठीक है आंदोलन करे सारी बात, लेकिन उससे पहले आपने या आप उनकी जानिब से एक FIR दर्ज होना चाहिए था, ये पहले काम होना चाहिए था। अरेस्ट नहीं किया इसीलिए एहतजाज किया गया ना। एहतजाज क्यों किए? अब चूँकि अब ज़िला सदर से आप हटा दिया गया है। किसी भी सियासी जमात के अंदर सबसे बड़े ताकत अगर कोई रखता तो वो उस सियासी जमात का सिपाही रखता। ओहदे आते जाते रहते सब, ओहदों से मोहब्बत न कभी थी न कभी रहेंगी इंशाअल्लाह, मगर जमात से मोहब्बत हमेशा से थी और हमेशा रहेंगी। चुनाव तो आने वाले हैं, तो क्या समझा जाए कि आप कोई ना कोई वार्ड से किस्मत आजमाई करेंगे या मस्जिद साहब को? मेरा कॉर्पोरेशन वो इलेक्शन से कोई मेरा इंटरेस्ट नहीं है। मेरे को कॉर्पोरेशन चर्चा है कि आप इलेक्शन, मेरा कॉर्पोरेशन इलेक्शन में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मुझे कॉर्पोरेशन का कोई टिकट नहीं चाहिए, ना मैं कॉर्पोरेशन इलेक्शन लड़ने वाला हूँ, ना कॉर्पोरेशन इलेक्शन के प्रोसेस में मेरा कोई इन्वॉल्वमेंट है। हमारे चैनल पे अक्सर कमेंट आते हैं नेक्स्ट MLA नेक्स्ट MLA नेक्स्ट MLA, तो क्या ऐसा नहीं साहब कि आप उसकी तैयारी है? मैंने वंचित बहुजन आघाड़ी के प्रवक्ता फारूक अहमद साहब से कई बार मुलाकातें की, उनका कई बार इंटरव्यू कवर किया। उन्होंने बहुत खुल के कहा था कि अगर खासदार इम्तियाज़ जलील साहब कल कुछ पुरानी बातें भूलकर अगर वो थोड़ा सा पहल कर दे तो वंचित भी अपनी तरफ से पहल करेगी। आप एक कदम बढ़ो, 2 कदम हम बढ़ते। जब असद साहब इम्तियाज़ जलील साहब के घर पे आए हुए थे तब कंटे साहब उनकी पूरी टीम के साथ आए थे। असद साहब ने बोले थे मैं तो चाह रहा हूँ आपके साथ जो है तो मैं काम करूँ। मैंने तो अम्बेडकर साहब को मेरे कंधे पे बिठा लिया, सर पे बिठा लिया। अम्बेडकर साहब ने मेरा दामन छोड़ दिया। मजलिस चाह रही है कि हम वंचित के साथ जाए, वंचित के साथ काम करें। इम्तियाज़ साहब का नाम बीच में बार बार क्यों आता है, इसके कारण क्या है? मतलब मैं फारूक साहब को दावत दे रहा हूँ कि आइए आप चलिए कल मेरे साथ इम्तियाज़ जलील साहब के पास, हम दोनों जाके मिलेंगे, बात करेंगे। इम्तियाज़ जलील साहब वो खासदार है जिसने 2 साल के अंदर औरंगाबाद ज़िले के अंदर 18 से ज़्यादा बुद्ध विहार बनाए हैं। आप देख रहे हैं SDM न्यूज़, मैं हूं रियाद अंसारी। इस वक्त मैं दारुस्सलाम बुड्डी लैन MIM के ज़िला, अब साबिक़ा बोलना पड़ेगा, माजी बोलना पड़ेगा, माजी अध्यक्ष समीर साजिद बिल्डर साहब के कार्यालय पे मौजूद हूँ और हमारा एक मुलाकात का मकसद है कि जुमा के दिन जो आंदोलन हुआ उसके बाद से जो लगातार दिन ब दिन कुछ अफवाहें फैल रही है, कुछ बातें हो रही है, व्हाट्सएप पे फेसबुक पे तरह तरह के कुछ आरोप भी लग रहे हैं, इन तमाम बातों का खुलासे के लिए हम इनके पास मौजूद हैं। सबसे पहले सर, जुमा के दिन जो भी काम हुआ उसको लेकर ये बात आज मार्केट में चल रही है फेसबुक पे कि उसके वजह से खासदार साहब ने आपको और शारिक शमदे साहब को हटाया या आप एक तरह की कार्रवाई की, इसके ऊपर आपका क्या है? सबसे पहली बात कि जुमा के दिन हम लोग जो डिविजनल कमिश्नर ऑफिस के ऊपर जमा हुए थे, ये कोई सियासी प्रोग्राम के लिए हम लोग वहाँ पर जमा नहीं हुए थे। ये मेरे आपके हम सब के नबी पाक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी हुई, उसके ख़िलाफ़ हमारा एहतजाज था। उसके लिए पुरअमन तरीक़े से पूरे जो है तो क़ानून की इज़्ज़त करते हुए एकदम जमहूरियत के दायरे में रहते हुए हम लोग जो है तो यहाँ से वहाँ पहुँचे थे और हमने हमारा एहतजाज दर्ज किया। कुछ नौजवान थे जिन्होंने गलत हरकत की और पुलिस के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई करेगी, मगर कार्रवाई किसके ऊपर होगी? जिसने गलत हरकत किया। पूरा पुलिस के पास फुटेज है, पूरे वीडियोज़ है, पूरे CCTV फुटेज है, सारी चीज़ें पुलिस ने उसके ऊपर जो है तो संज्ञान लेना चाहिए और जो गलत हरकत करेगा बिल्कुल उसके ऊपर एक्शन होना चाहिए। सर जब प्रोग्राम चल रहा था मैं भी वहाँ मौजूद था और वहाँ पर कई लोग मुझे सुनने में आया, उनको तो मैं भी नहीं पहचानता, लेकिन उनका सीधा आप पे एक आरोप था कि भाई जब सब ठीक ठाक चल रहा था लेकिन आप एक बड़ी रैली लेके आए और वहाँ से मामला गर्मा गया। जी, सबसे पहली बात कि मैं जुम्मे की नमाज़ अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने जामा मस्जिद में अदा की। जामा मस्जिद में नमाज़ अदा करने के बाद हम लोग दारुस्सलाम में आए। हमारा ऑफिस जामा मस्जिद के एग्जैक्ट सामने है। यहाँ से हम लोग जो है तो डिविजनल कमिश्नर की तरफ निकले और ये सही है कि मैं भी नहीं जानता था कि इतने नौजवान मेरे पीछे वहाँ पर आ जाएंगे, मगर क्योंकि जुमा का दिन था, जामा मस्जिद में जुमा की नमाज़ तकरीबन शहर के लोग पढ़ने की कोशिश करते हैं, बहुत सारी आवाम यहाँ पर जमा होती है और उस दिन जो है तो हुआ यही कि हम लोग को भी नहीं पता था कि इतनी पब्लिक यहाँ पर मौजूद है, मगर जो लड़के आए थे हमारे साथ, मैं समझता हूँ उन्होंने कोई हुड़लड़बाजी नहीं की, उन्होंने कोई माहौल ख़राब करने की कोशिश नहीं की। अगर जिसने माहौल ख़राब करने की कोशिश की है तो उसके ऊपर पुलिस ने एक्शन लेना चाहिए, उसके अंदर हमारा कोई विरोध नहीं है। मगर सिर्फ एक बाइक रैली के तौर पे जो है तो वहाँ तक पहुँचना ये कोई बहुत बड़ा जुर्म नहीं है।
उससे ये सिद्ध नहीं होता कि हम लोगों ने कोई माहौल ख़राब करने की कोशिश की। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग तो जमहूरियत के दायरे में रहते हुए जो है तो यहाँ से लेकर डिविज़नल कमिश्नर ऑफिस तक पहुँचे थे, और अगर बाइक पे नहीं आते तो फिर कैसे आते? अगर हम लोग डिविज़नल कमिश्नर ऑफिस के ऊपर बाइक पे आए हैं तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि हम आरोपी हो गए। हम लोग हमारा बाइक के ऊपर जिस तरीके से नॉर्मली आप लोग जाते हैं बाइक के ऊपर, उसी तरीके से हम लोग भी यहाँ से निकले। ये बात सही है कि वो मॉब ज़्यादा हो गया या बच्चे ज़्यादा जमा होकर हमारे पीछे आ गए, तो वो आ गए ना, वो बच्चे ने कोई गलत हरकत तो नहीं की। और ना ही हम इस बात की तायद कर रहे हैं कि आप जिसने गलत हरकत की उसको जो है तो उसके ऊपर एक्शन मत लीजिएगा। बिल्कुल जिसने गलत हरकत किया है, अगर वो समीर साजिद बिल्डर ही क्यों ना हो, उसके ऊपर पुलिस ने एक्शन लेना चाहिए। सर कुछ अफवाहें, कुछ इल्ज़ामात आपके ऊपर ऐसे भी लग रहे हैं, हालांकि मैंने आपके दोनों वीडियो कवर किया था, आपकी भी किया था, आपके शहर सदर की भी किया था, और वो वीडियो आज भी है, मौजूद है, जिस पे आपने खुले तौर से कहा है कि पुरअमन तरीके से हम वहाँ पर पहुँचेंगे, सारी बातें थी, सारी बातें। लेकिन उसके बावजूद भी ये पूरा ठिकरा खादर साहब के सर पे फोड़ा जा रहा है कि आने वाले इंतखाबात को देखते हुए या पार्टी को और मजबूत बनाने के लिए इन्होंने जो है तो कुछ इस तरह का माहौल किया। इसके ऊपर क्या कहेंगे आप? देखिए साहब, इम्तियाज़ जलील साहब औरंगाबाद में थे, इस बात का शुक्र अदा जितना मैंने करना चाहिए उतना शुक्र अदा सीपी साहब ने भी करना चाहिए, और उतना शुक्र अदा हर किसी ने करना चाहिए कि वो दिन इम्तियाज़ जलील साहब औरंगाबाद में थे। हम लोगों ने तो धरने से यहाँ पर वापस आने के बाद 2 रकात शुक्र अदा की नमाज़ की पढ़ी कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरा कायद, मेरा सदर औरंगाबाद में था, जिसकी वजह से औरंगाबाद जलने से बच गया। ये बात फिर एक दिन जो है, फिर एक बार जो है तो सबके ऊपर रवा हो गई कि औरंगाबाद का, मुसलमानों का, महाराष्ट्र का अगर कोई सबसे बड़ा चेहरा है तो उस चेहरे का नाम इम्तियाज़ जलील है, कि वो हज़ारों के मजमे को इस तरीके से करते हुए लेकर आ सकता है। ये ताकत किसी की नहीं थी उस मॉब को कंट्रोल करने की और वो मॉब को घर तक पहुंचाने की। ये सलाम है इम्तियाज़ जलील साहब की क़यादत को कि उन्होंने वो दिन वहाँ पर मौजूद थे, मौजूद ही नहीं थे, उन्होंने सारी चीज़ें कंट्रोल की, कोई गैर ज़रूरी हरकत नहीं होने दी, और सबको अपने अपने घर पहुँचाकर फिर आखिरी में वो अपने घर गए, सबको घर पहुँचाया। डिविज़नल कमिश्नर ऑफिस से लेकर चिलीपुरे तक मेरा क़ायद पैदल चल रहा था और सबको अपने अपने घर भेजने के लिए आह्वान कर रहा था, रिक्वेस्ट कर रहा था, गुजारिश कर रहा था। सर ये भी एक अफवाह शहर में चल रही है कि जैसा अखबारात में भी आया है कि 150-200 बच्चे के ऊपर जो है तो केस दर्ज हुआ है। ऐसी अफवाह चढ़ रही है कि बच्चों को उठा लिया गया है, कुछ ऐसी अफवाह चढ़ रही है कि उठाने वाले हैं, तो इसके पास ज़रा क्लियर कीजिएगा, है क्या मतलब? देखिए, मैं खुद पुलिस को यहाँ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ कि उस दिन वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी का एक पुरअमन तरीके से एक एहतजाज धरना था, उसके अंदर कोई गलत हरकत करेगा तो उसको हम भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमारे नबी अकरम ने सिखाया है कि हर मज़हब का जो तो आप एहतराम करिए, आप कोई गैर ज़रूरी हरकत मत करिए, आपकी हरकत से किसी का नुकसान हो ये आप मत करिए, आपकी हरकत से अगर शर पैदा होता तो ये हरकत आप मत करिए। और अल्लाह के नबी ने सबसे ज़्यादा पसंद अगर किसी चीज़ को किया है तो वह अमन को किया है, वो शांति को किया है, वो मोहब्बत को किया है। तो जिन लड़कों ने वहाँ पर हुल्लड़ की, जिन लड़कों ने वहाँ पर गलत नारे लगाए या इनडिसिप्लिन किया, उनके ऊपर एक्शन होना चाहिए। सर मैंने चैनल पे एक साहब का इंटरव्यू है और कुछ काफ़ी लोगों ने मुझसे कहा है सर कानून के बारे में कुछ ज़्यादा मेरे को मालूमात तो नहीं है, थोड़ी बहुत है एक हद तक। तो उनका कहना था कि भाई खासदार साहब ने ठीक है आंदोलन करे सारी बात, लेकिन उससे पहले आपने या आप उनकी जानिब से एक FIR दर्ज होना चाहिए था, ये पहले काम होना चाहिए था, ये बाद में होना चाहिए था, इसके ऊपर क्या कहेंगे? FIR काफ़ी जगह पे मजलिस की तरफ से दाखिल की गई। सबसे पहली FIR भी जो है तो हैदराबाद के अंदर मजलिस की तरफ से दाखिल की गई थी। महाराष्ट्र के भी दीगर इलाक़ों के अंदर मजलिस के नुमाइंदों ने FIR दाखिल की है, FIR दाखिल हुई है। ये धरना लेने की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ती, अगर जो है तो बीजेपी उसको तुरंत टर्मिनेट कर देती और उसके ऊपर FIR हो जाता, उसको अरेस्ट कर लिया जाता। अरेस्ट नहीं किया, इसीलिए एहतजाज किया गया ना। एहतजाज क्यों किए? अगर उसको अरेस्ट कर लिया जाता, उसको कानूनी तरीके से अगर उसको सज़ा दे दी जाती तो एहतजाज करने की नौबत ही नहीं आती। हमारा बोलना ये है कि पूरे मुल्क के अंदर नुपुर शर्मा के ताल्लुक से विरोध प्रदर्शन हुए, हमारी हुकूमत ने, मोदी सरकार ने उसके ऊपर कोई संज्ञान नहीं लिया। जब अरब ममालिक ने इसके ऊपर जाकर एक्शन लिया, जब अरब ममालिक ने अपना गुस्सा इसके ऊपर जताया, चाहे वो सऊदी अरेबिया हो, UAE हो, उसके बाद कुवैत हो, ओमान हो, टर्की हो, जब यहाँ से उसके ऊपर विरोध दर्ज किया गया, तब जाकर भारत की सरकार ने जो है तो क्या किया, सिर्फ उसको जो है तो अपनी पार्टी से निष्कासित कर दिया। उसके बाद में FIR दर्ज की गई, आज तक अरेस्ट नहीं किया गया ना। हमारा तो कहना यह है कि अगर किसी भी धर्म के गुरु के ऊपर, किसी भी धर्म के खुदा के ऊपर, किसी भी धर्म के प्रॉफिट के ऊपर, उनके पैगंबर के ऊपर अगर कोई भी शख्स
अपशब्द कहता है तो उसके ऊपर एक्शन लिया जाना चाहिए, चाहे वो मुसलमान हो चाहे हिंदू, हर किसी के लिए एक समान बात की जानी चाहिए। सर जैसा आपने कहा कि जो बच्चे इसमें शरीक थे उनके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। अब सर अगर खुदा न खास्ता, क्योंकि पुलिस ज़रूर है लेकिन कहीं ना कहीं वो एक इंसान है, सारी बातें हैं, तो हो सकता है अगर कोई गलती से अगर कुछ अच्छे बच्चे उसमें शामिल मतलब आ जाए जो उसमें शामिल नहीं थे या खाली उछल कूद कर रहे थे, अब देखने में ऐसा लग रहा है कि ये बच्चे भी हो सकते हैं एक शक की बुनियाद पर, तो क्या मजलिस ऐसे बेगुनाह बच्चों के साथ खड़े रहेंगे सर? देखिए, उसके अंदर सीसीटीवी फुटेज है, उसके अंदर सारे शहर के मीडिया के कैमरे हैं, उसके अंदर तकरीबन बच्चों के शूट करे हुए वीडियो है। हमारा मुतालबा पुलिस से ये है कि आप वो वीडियोस को देखिए, आप तो देख ही रहे हैं ऑलरेडी, मगर उन वीडियोस को देखिए। जो बच्चा उसके अंदर गैर ज़रूरी हरकत कर रहा है, वो हमारे सर का ताज, हमारे पुलिस डिपार्टमेंट के कोई अधिकारी को अगर तकलीफ़ दे रहा है, उसके साथ बदतमीज़ी कर रहा है, तो बिल्कुल उसके ऊपर एक्शन लिया जाना चाहिए। मगर जो बच्चे पुरखुलूद अमन तरीके से हुजूर की मोहब्बत में वहाँ पर आके अपना एहतजाज दर्ज कर रहे थे, जो अमन परस्त बच्चे थे, उनके ऊपर कोई आश नहीं आनी चाहिए। जो हुल्लड़बाजी कर रहे थे, जो गैर ज़रूरी हरकत कर रहे थे, जो डिपार्टमेंट के हमारे लोगों को तकलीफ़ दे रहे थे, उनके ऊपर बिल्कुल एक्शन होना चाहिए। मगर जिसने आपका समर्थन किया, जिसने आपको सपोर्ट किया, जिसने आपके साथ खड़े रह के आवाम को, मॉब को संभालने की कोशिश की, ऐसे लोगों के ऊपर आपने कोई एक्शन नहीं लेना चाहिए। अगर लेंगे तो हम उनका साथ देंगे बिल्कुल। अब सर मेरा एक सवाल ये भी आ रहा है, चलिए बात तो जो माहौल में चल रहा था, फेसबुक पे चल रही थी, वो उस सिमत में मैंने आपसे सवाल किया हूँ। अब चूँकि अब ज़िला सदर से आप हटे हैं, आपको हटा दिया गया है, तो क्या ये समझा जाए कि आपको पार्टी पे आप एतमाद करते हुए कोई बड़ी पोस्ट देंगी, या फिर 2-3 महीने के बाद चुनाव आने वाले हैं? मेरा प्रमोशन हो गया, मैं आपको बता रहा हूँ, मेरा डिमोशन नहीं हुआ, मेरा प्रमोशन हो गया। किसी भी सियासी जमात के अंदर सबसे बड़े ताकत अगर कोई रखता तो वो उस सियासी जमात का सिपाही रखता, उसका कार्यकर्ता रखता। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं फिर आपको कह रहा हूँ कि मेरा डिमोशन नहीं हुआ, मेरा प्रमोशन हो गया। अब मैं और आज़ादी से और खुल के और अच्छे से और ज़ोर से काम करूँगा और काम कर सकता हूँ। पहले मेरे ऊपर लिमिटेशन थी कि मैं ये कर सकता, ये नहीं कर सकता, ये पूछ सकता, ये नहीं पूछ सकता। अब मेरे ऊपर कोई लिमिटेशंस नहीं है, अब मैं सवाल भी कर सकता और जवाब भी मांग सकता। और याद रखिए मेरी बात को, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हमारे लिए सियासी जमात नहीं है, ये हमारी मोहब्बत का सौदा है। मजलिस से हम मोहब्बत करते, हम हमारी क़यादत से मोहब्बत करते और इस मोहब्बत के दम के ऊपर हम लोग काम करते। कोई पोस्ट की वजह से काम नहीं करते। पोस्ट क्या है, साल भर की रहती है, 1 साल के बाद चले जानी है। मगर जो मोहब्बत हमारी है, आप इसको कभी नहीं छीन सकते, कोई नहीं छीन सकता। और ना मैं जानता हूँ इम्तियाज़ जलील साहब को मेरे से बहुत मोहब्बत है, असदुद्दीन ओवैसी साहब को मेरे से बहुत मोहब्बत है। इसलिए मोहब्बत है क्योंकि मैं मजलिस का सिपाही हूँ। इसलिए मोहब्बत नहीं है कि मेरे पास कोई ओहदा है, ओहदे आते जाते रहते सब, ओहदों से मोहब्बत न कभी थी न कभी रहेंगी इंशाअल्लाह। मगर जमात से मोहब्बत हमेशा से थी और हमेशा रहेंगी। आप मेरी बात लिख के रखिए, आज 15 जून है। आपको 16 जून से समीर और ज़ोर से भागते हुए दिखेगा और ज़ोर से काम करते हुए दिखेगा। क्यों काम करना? इसलिए है क्योंकि ये मेरी जमात है, इस जमात से मुझे मोहब्बत है और ये क़यादत से मुझे मोहब्बत है। और ये क़यादत को ज़िंदा रखने के लिए, इस क़यादत को और मजबूत करने के लिए समीर साजिद बिल्डर और उसकी पूरी टीम इंशाअल्लाह पूरी मेहनत से पूरी ईमानदारी से काम करती रहेगी। सर अब चुनाव तो आने वाले हैं, तो क्या ये समझा जाए कि आप कोई ना कोई वार्ड से किस्मत आजमाई करेंगे या मजलिस आपको? मेरा कॉर्पोरेशन वो इलेक्शन से कोई मेरा इंटरेस्ट नहीं है। मेरे को कॉर्पोरेशन चर्चा है कि आप इलेक्शन, मेरा कॉर्पोरेशन इलेक्शन में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मुझे कॉर्पोरेशन का कोई टिकट नहीं चाहिए, ना मैं कॉर्पोरेशन इलेक्शन लड़ने वाला हूँ, ना कॉर्पोरेशन इलेक्शन के प्रोसेस में मेरा कोई इन्वॉल्वमेंट है। हाँ, आप मुझे प्रचारक बोल के इस्तेमाल करिए, आप मुझे स्टार प्रचारक बोल के इस्तेमाल करिए, आप मुझे ज़ीरो प्रचारक बोल के इस्तेमाल करिए। मैं मजलिस की एक जीत के लिए अपना योगदान पूरी तरीके से देने की कोशिश करूँगा। सर हमारे चैनल पे अक्सर कमेंट आते हैं नेक्स्ट एमएलए, नेक्स्ट एमएलए, नेक्स्ट एमएलए, तो क्या ऐसा नहीं साहब कि आप बड़े स्तर का एक सोच है या उसकी तैयारी है एमएलए की? मेरी सोच ये है कि मेरे इंशाअल्लाह आने वाले वक्त में म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का मेयर बने, ये मेरी सोच है। आने वाले वक्त के अंदर इम्तियाज़ जलील साहब फिर से खासदार बने, और वो खासदार किस तरीके से बनेंगे इसके लिए मेहनत करना, ये मेरी सोच है। आने वाले वक्त के अंदर जब एमएलए इलेक्शन आएंगे तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के औरंगाबाद की तीनों एमएलए सीट हम जीते, उसके लिए किस तरीके से मेहनत करने की ज़रूरत है, ये मेरी सोच है। टिकट और उसके अहदे की मोहब्बत हमसे नहीं है। मैं 2019 में एमएलए इलेक्शन की रेस में था, ऐसे लग रहा था मुझे टिकट मिल जाएगा, मगर नासिर सिद्दीकी साहब को टिकट मिल गया।
10 मिनट के अंदर नासिर सिद्दीकी साहब को दारुस्सलाम के ऊपर बुलाकर मैंने उनको सबसे पहले जो है तो मुबारकबाद दी और कहा कि लब्बैक मेरे सदर का हुक्म सराकों पे। तो हमें ना ओहदों से मोहब्बत है, ना टिकटों से मोहब्बत है, हमें मोहब्बत है तो मेरी क़यादत से मोहब्बत है। अगर मोहब्बत है तो मुसलमानों के लिए किस तरीके से हम बढ़ चढ़ कर काम करें, किस तरीके से औरंगाबाद की आवाम के लिए हम खिदमत करें। खिदमत हमारा मकसद है, ना ओहदा हमारा मकसद है, ना टिकट हमारा मकसद है। सर ये बात तो है, लेकिन एक बात मेरे और जहन में आ गई कि 2 रोज़ पहले, अब ये जो बात मैं सवाल करने जा रहा हूँ ये तमाम पहलुओं से हटके है। मेरे चंद हिंदू दोस्त हैं जो सिडको अड़कों में रहते हैं और काफ़ी बड़ा मेरे ताल्लुकात हिंदू लोगों से भी दोस्ताने में है। उनका एक सवाल ये था कि मस्जिद जो हरा परचम लेके चलती है, ऐसा मानो ऐसा लगता है कि मुसलमानों की जमात है। और जब आपके बैनर लगते हैं, कि मैंने सवाल इससे पहले भी किया था शायद आपको और शारिक साहब को भी किया था, ये रिपीट इसलिए कर रहा है क्योंकि उनका इसरार है कि एक बार और आपसे पूछ लिया जाए या आपको बता दिया जाए कि आपके बैनर पर साहब अम्बेडकर साहब की फ़ोटो रहती है। तो ठीक है, वो संविधान के बनाने वाले हैं, बहुत बड़ा मुकाम है, लेकिन शिवाजी महाराज को भी पूरा देश मानता है और ख़ासकर महाराष्ट्र उनके नाम पे चलता है। तो उनकी तस्वीर क्यों नहीं है? यार उनकी तस्वीर को देख के ऐसा लगता है कि एक मराठा समाज की तर्जमानी होंगी, या आपको मराठी समाज की वोट मिलेंगे, या मराठा समाज आपके साथ है। ये मेरी अपना नहीं है, ये कई मेरे हिंदू भाई। ये यही तो तकलीफ़ है साहब। ना हरा रंग मेरा है, सिर्फ हरा रंग मेरा नहीं है, भगवा रंग भी मेरा है, नीला रंग भी मेरा है, पीला रंग भी मेरा है, पिंक रंग भी मेरा है, हर रंग मेरा है साहब। चाहे अम्बेडकर साहब हो, चाहे शिवाजी महाराज हो, चाहे महात्मा ज्योतिबा फुले हो, चाहे और कोई हमारे महापुरुष हो, चाहे संभाजी महाराज हो, ये सारे हमारे हैं साहब। ये अकेले मराठा समाज के नहीं हैं, ये इस मुल्क में रहने वाले हर शहरी के हैं। जितना आदर, जितना सम्मान हमारे दिल में इस मुल्क के, इस विश्व के भारत रत्न, विश्व रत्न बाबा साहब अम्बेडकर के लिए जितना आदर हमारे दिल में है, उतना ही आदर हमारे लिए हमारे दिल के अंदर शिवाजी महाराज का भी है, संभाजी महाराज का भी है, फूले शाह का भी है। ये सारे लोग हैं जिनकी वजह से आज हम मुल्क के अंदर शांत से और सुकून से बैठे हैं साहब। तो ये आदर इनका बिल्कुल है, सम्मान इनका बिल्कुल है। मगर मेरी ये वो आपके जो हिंदू हमारे भाई हैं, मेरी उनसे आपसे रिक्वेस्ट है कि उनको ये बात मेरी बताइएगा कि मजलिस के बैनर के अंदर ना कोई औलिया का नाम है, ना कोई औलिया का फ़ोटो है। एक सिंपल है, बैनर की कोई ज़रूरत नहीं है साहब, बैनर की कोई ज़रूरत नहीं। आप मेरे साथ कभी ज़िले में चलिएगा, भगवे शॉल पहनाते लोग और हम भी मोहब्बत से पहनते, उनकी मोहब्बत कबूल करते, उनकी मोहब्बत कबूल करते। नीले पिनाते, पीले पिनाते, हरे पिनाते, हर कलर मेरा है और हर रंग को मैं एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं, उनका सवाल ये था देखिए, अगर आप अलग अलग पार्टी के झंडे देखें तो उसके अंदर कहीं ना कहीं हर कौम की जो रंग होते हैं उसकी तर्जुमानी होती है। एक मजलिस का एक परचम ऐसा है जो पूरी तरह से हरा है, इनका कहना ये था। हरे परचम मतलब एतराज नहीं। सुनिए, हमारा रंग हरा नहीं है, हमारा रंग तिरंगा है, हमारा रंग तिरंगा है। भले ही झंडे कुछ बच्चे लेकर आ जाए, मगर मजलिस के सारे प्रोग्राम्स के अंदर, ख़ास तौर पे मेरे प्रोग्राम्स के अंदर आपको तिरंगे सबसे ज़्यादा मिलेंगे। हम अगर कोई रैली भी निकालते तो उसके अंदर तिरंगे सबसे ज़्यादा मिलेंगे। तो मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि हमको रंगों में मत बांटिएगा। अगर मुझे कोई रंग देना है ना तो तिरंगा दे दीजिए, मैं दिल से कबूल कर दूँगा। और सर एक सवाल उनका, एक जो चर्चा चढ़ी थी, मैं ग्रुप में बैठा था, काफ़ी बहुत देर तक डिस्कस हुई। उनका कहना था कि मस्जिद में जैसा कि शहर सदर शारिक साहब थे, मुसलमान हैं, आप जिला सदर है, मुसलमान हैं, और दीगर है सब मुसलमान हैं, तो क्या इमाम कोई ऐसा मराठा चेहरा उप अध्यक्ष के तौर पर, ताकि मराठा समाज की नुमाइंदगी हो? ये सारे चर्चा चल रही थी, तो सोचा कि आपकी होशगुजार कर दूं क्योंकि आने वाले इंतखाबात भी है, शायद आपको कुछ। आज भी हमारे जो गठ नेता है वो गंगाधर ढगे साहब है। आज भी जो हमारे विरोधी पक्ष नेता है वो अरुण बोडे साहब है। आज भी जो हमारे मजलिस के कोर कमेटी के एक्स मेंबर है उनका नाम प्रभाकर पारदे साहब है। मेरे साथ चलिए कभी आप कन्नड़ के अंदर, घाट माता के अंदर, वहाँ पर मराठा समाज का इंशाल्लाह आने वाले वक्त में हमारा जो है तो ZP का कैंडिडेट होगा। मजलिस आज के दौर में सिर्फ मुसलमानों के हद तक सीमित नहीं रह गई, हमारे साथ मराठा भाई भी है, हमारे साथ दलित भाई भी है, हमारे साथ OBC दंगर भाई भी है, हमारे साथ बम्मन भाई भी है। हर किसी को लेकर साथ में चल के आज हम लोग यहाँ तक पहुँचे और इंशाल्लाह आने वाले वक्त में औरंगाबाद शहर के लिए और अच्छा काम करने की ज़रूरत है। देखिए, मैं पूरे शहरियान से बात कह रहा हूँ, 25 साल आप लोगों ने शिवसेना और BJP को देखे 25 साल में इन्होंने जो औरंगाबाद शहर कभी एक एशिया का फास्टेस्ट डेवलपिंग सिटी हुआ करता था। मैं आपको ये बात ज़बानी नहीं बोल रहा, आप रिकॉर्ड के ऊपर चेक कर लीजिएगा। 90s में औरंगाबाद शहर एशिया का सबसे फास्टेस्ट डेवलपिंग सिटी हुआ करता था। क्या बात है कि 25 साल से जब से शिवसेना और BJP की हुकूमत औरंगाबाद शहर में, ये औरंगाबाद शहर एक सिंकिंग बोर्ड बन गया।
एक सिंकिंग बोर्ड बन गया, ना हमारे पास इंडस्ट्रीज़ है, ना हमारे पास कोई और रेवेन्यू है, ना हमारे पास हमारे बच्चों को नौकरियां लगाने की कोई हमारे पास इत्मीनान है कि हमारे बच्चे नौकरियां लग जाएंगे, इतने इतने इंडस्ट्रीज है, नहीं है। यहाँ तक कि रोड नहीं है साहब। 25 साल में पानी का विषय नहीं छुड़ा सके आप लोग। ये तो मेरे कायद इम्तियाज़ जलील साहब की दूरअंदेशी थी कि उन्होंने पानी के विषय को संभाला। अगर इम्तियाज़ जलील साहब आमदार में वो टाइम पे अगर संभालते नहीं तो आज आपका पानी प्राइवेटाइज हो जाता, आपके नल के ऊपर मीटर लग जाता, और ये लगाने वाले और ये अप्रूव करने वाले कोई और नहीं थे, बीजेपी की हुकूमत के लोग थे, शिवसेना की हुकूमत के लोग थे, खुले से औरंगाबाद को प्राइवेटाइज करने के चक्कर में थे। इम्तियाज़ जलील साहब थे जिसने कहा था कि औरंगाबाद के अंदर पानी प्राइवेटाइज नहीं होगा, और रोका था उन्होंने, उसको आने नहीं दिया था औरंगाबाद शहर के अंदर। ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस असेंबली के अंदर उन्होंने कहा था कि औरंगाबाद में हम पानी पट्टी को जो है तो प्राइवेटाइज नहीं होने देंगे। और क्या विजन है इम्तियाज़ जलील साहब का, सोचिए एक बात को, एक 2 मिनट के लिए आपको तस्वुर की दुनिया में ले जाता हूँ। सोचिए क्या है इम्तियाज़ जलील साहब की सोच कि पानी, हम सब बोलते पानी नहीं है, पानी की प्रॉब्लम है, पानी की प्रॉब्लम है। इम्तियाज़ जलील साहब ने उस प्रॉब्लम को समझने की पहले कोशिश की। आज से 3 साल पहले जब इम्तियाज़ जलील साहब ने उसका रिव्यू लिया तो जब जाके उनको एक बात क्लिक हुई कि हमारे पास स्टोरेज कैपेसिटी नहीं है, हमारे पास स्टोरेज कैपेसिटी नहीं है, इसलिए हम पानी नहीं पुरा सकते। अरे 50 किलोमीटर दूर है औरंगाबाद से सिर्फ पानी हमारा, इतना पानी है कि आपको रोज़ पानी दिया जा सकता, मगर आपको पानी क्यों नहीं मिल रहा जानते हैं आप? इसलिए नहीं मिल रहा क्योंकि औरंगाबाद शहर के अंदर पानी की स्टोरेज नहीं है, कैपेसिटी नहीं है। कितना भी पानी वहाँ से लाले रखेंगे कहाँ पे पानी आप रखेंगे कहाँ पे? ये सोच थी इम्तियाज़ जलील साहब की, और यही सोच को लेकर जब उन्होंने कार्रवाई की, कोशिश की, जुस्तजू की, मेहनत की, तो उसका नतीजा ये निकला कि आज औरंगाबाद शहर के अंदर 32 नए पानी के टैंक्स बनाए जा रहे हैं, 32 नए पानी की टाँकियाँ बनाए जा रहे हैं अलग अलग एरियाज़ के अंदर। सिर्फ मुसलमानों के एरियाज़ में नहीं, हमारे दलित भाइयों के एरियाज़ में भी बनाए जा रहे हैं, हमारे N7 के एरियाज़ में भी बनाए जा रहे हैं, हमारे गजानन कॉलोनी की तरफ के एरियाज़ में भी बनाए जा रहे हैं। तो जिस दिन ये पूरे 32 वाटर टैंक्स कंप्लीट हो जाएंगे तो इंशाल्लाह औरंगाबाद शहर में जो आज पानी की किल्लत है, आज कितने हैं हमारे पास? 28। आज औरंगाबाद शहर में पानी की टाँकियाँ कितने हैं? 28 जी। बनने वाले कितने? और 32। तो इंशाल्लाह हमारा 60 पानी की टाँकियाँ जब बनकर तैयार हो जाएंगी और जब पानी का हमारा स्टोरेज करने का हमारा इंतज़ाम हो जाएगा तो इंशाल्लाह उसके बाद हमारा वो सपना भी पूरा होगा कि औरंगाबाद के अंदर हर दिन पानी आने चाहिए। 8 दिन आड़ नहीं, 4 दिन आड़ भी नहीं, 2 दिन आड़ भी नहीं, हर एक दिन आड़ पानी आना चाहिए, हर दिन पानी आना चाहिए। इसका इंशाल्लाह एक पक्का सोल्यूशन, परमानेंट सोल्यूशन, कोई कानों को खुश करने का नहीं, कोई झूठी बात बोलकर जाने का नहीं, ये परमानेंट सोल्यूशन औरंगाबाद शहर के लोगों का इंशाल्लाह आने वाले 2 साल के अंदर हो जाएगा। अब सर मेरा आखिरी सवाल है कि अब क्योंकि चुनाव आज सर के ऊपर है तो जाहिर सी बात है अब हर जगह चौराहे पे चुनाव की बात ही छूँगी। मैंने वंचित बहुजन आघाड़ी के प्रवक्ता फारूक अहमद साहब से कई बार मुलाकातें की, उनका कई बार इंटरव्यू कवर किया, और क्योंकि जनता में एक चर्चा है सब कि वंचित बहुजन आघाड़ी एमआईएम फिर से एक हो जाए, ये जनता की अपनी राय है, हम भी उनकी राय का एहतराम करते हैं, सवाल करते हैं, पूछते हैं। मैंने कई बार सवाल किया था, उन्होंने बहुत खुल के कहा था कि अगर खासदार इम्तियाज़ जलील साहब कल कुछ पुरानी बातें भूलकर अगर वो थोड़ा सा पहल कर दे तो वंचित भी अपनी तरफ से पहल करेंगे। अगर उन मेरे ऑन रिकॉर्ड पे भी हो, लेकिन हम अपनी तरफ से कब तक करें? कुछ आप 1 कदम बढ़ो, 2 कदम हम बढ़ते, इसके ऊपर आप, क्योंकि मैंने एक बार साहब को सवाल किया, साहब ने उसका अलग अंदाज से ज़रा मैं जवाब देता हूँ जी। मैं सबसे पहली बात तो बहुत अदना कार्य करता हूँ, ये बातें बहुत बड़े लेवल की है, फिर भी आपको एक बात याद दिलाओ कि आप वंचित बहुजन आघाड़ी में कंठे साहब बोल के है, उस ये इन्होंने रहते अंबेडकर नगर में, ये रहते कंठे साहब जो है तो मोस्टली रहते हमारे जो है तो ये इनके साथ में भुजबल साहब के साथ में। तो वो कंठे साहब एक बार इम्तियाज़ जलील साहब के घर पे आए थे, जब असद साहब इम्तियाज़ जलील साहब के घर पे आए हुए थे तब कंठे साहब उनकी पूरी टीम के साथ आए थे, कंठे साहब नाम है उनको जी। तो असद साहब ने उनको रिक्वेस्ट किया था, ये वीडियो भी वायरल हुआ था, ये वीडियो आप पुराना निकालेंगे तो मिल जाएगा। असद साहब ने ऐसा हाथ जोड़ के बोले थे, कंठे साहब मैं तो चारों आपके साथ, असद साहब ने बोले थे मैं तो चारों आपके साथ जो है तो मैं काम करूं। मैंने तो अंबेडकर साहब को मेरे कंधे पे बिठा लिया, सर पे बिठा लिया, अंबेडकर साहब ने मेरा दामन छोड़ दिए। मजलिस चाह रही है कि हम वंचित के साथ जाए और वंचित के साथ काम करें, आप जाइए जाके बात करिए, अंबेडकर साहब से बोलिए। असद साहब ने ये बात बोली। सर फिर इम्तियाज़ साहब का नाम बीच में बार बार क्यों आता है, इसके कारण क्या है? मतलब ऐसा लगता है कि पूरा जिम्मेदार उनको बनाया जाता है, तो इसके ऊपर आप क्या बोलेंगे? ये चलती है बात। ये देखिए, बातें से कुछ नहीं होता, एक्शन शुड स्पीक लाउडर देन योर वर्ड्स, ये एक अंग्रेजी की कहावत है कि एक्शंस भी तो होना चाहिए, सिर्फ बोलने से क्या होगा। मैं फारूक साहब को दावत दे रहा हूँ कि आइए आप, चलिए कल मेरे साथ इम्तियाज़ जलील साहब के पास, हम दोनों जाके मिलेंगे, बात करेंगे,
इम्तियाज़ जलील साहब क्यों मना करेंगे? इम्तियाज़ जलील साहब वो खासदार है जिसने 2 साल के अंदर औरंगाबाद ज़िले के अंदर 18 से ज़्यादा बुद्ध विहार बनाए हैं। इम्तियाज़ जलील साहब वो खासदार है जिसने औरंगाबाद ज़िले के अंदर 18 से ज़्यादा बुद्ध विहार बनाए और बुद्ध विहार बनाने की कोशिश कर रहे हैं। दलित समाज को इंसाफ दिलाने के लिए लगातार कोशिशें कौन कर रहा है औरंगाबाद शहर में, औरंगाबाद ज़िले में, पूरे मराठवाड़ा में? इम्तियाज़ जलील साहब कर रहे हैं। वंचित की बात आप कर रहे हैं। कौन है औरंगाबाद का विरोधी पक्ष नेता? कौन था? अरुण बोर्डे आज भी है। जब तक नया विरोधी पक्ष नेता बनता नहीं तब तक अरुण बोर्डे साहब विरोधी पक्ष नेता है। मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन का ओबीसी सेल का जो है तो अध्यक्ष कौन है पूरे ज़िले का? अरुण बोर्डे साहब है। मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन का गठ नेता कौन है? गंगाधर ढगे साहब है। सर, एक हमारे जो हिंदू भाई उनका कहना था मराठा चेहरा, मराठा लॉबी जिसे कहते हैं हम। मराठा लॉबी है ना हमारे साथ, मराठा चेहरे हैं हमारे साथ। अगर मराठा चेहरे हमारे साथ नहीं होते तो आज इम्तियाज़ जलील साहब खासदार नहीं हो सकते थे। देखिए, हर समाज का व्यक्ति, चाहे वो हमारे मराठा समाज का हो, हमारे बम्बन समाज का हो, हमारे ओबीसी समाज का हो, हमारे सिख समाज का हो, हर समाज का व्यक्ति आज इम्तियाज़ जलील साहब को लाइक कर रहा है, मोहब्बत कर रहा है। इसलिए नहीं कि वो एमपी है, इसलिए कि वो हमारे औरंगाबाद शहर के डेवलपमेंट की बात करता है, इसलिए कि वो एक पाक छवि वाला, एक क्लियर जो है तो नेता है जो साफ बात करता है और ये कहता है कि नहीं, मेरे लिए सियासत बाद में, मेरा औरंगाबाद शहर का डेवलपमेंट पहले। अरे साहब, 25 साल में हम अर्श से फर्श पे आ गए। 5 साल के अंदर इम्तियाज़ जलील ने कम से कोशिश तो की कि हम औरंगाबाद का डेवलपमेंट करें, रोड्स तो बनाए, कम से कम औरंगाबाद में पीस और हारमोनी रहे, इसके लिए कोशिश तो की। आज औरंगाबाद के आवाम को हिंदू मुस्लिम खान बान नहीं होना, हमको डेवलपमेंट होना, हमको रोड होना, हमको पानी होना, हमको एजुकेशन होना। इसके लिए अगर कोई कोशिश कर रहा तो उस शख्स का नाम इम्तियाज़ जलील है। साहब, 115 वार्ड थे और ये प्रभाग में बटे हैं, तो एमआईएम कितने सीट खड़े करेंगे टोटल, या कुछ जहाँ तक उनके पकड़े? वो छोटा कार्यकर्ता हो सब, ये सब बातों से कोई लेना देना नहीं। हाँ, प्रचार क्या करना है बोलो, टिकट किसको दे रहे, कितने लड़ा रहे, सुनिए, टिकट किसको दे रहे, कितने लड़ा रहे, ये सवाल का जवाब आपको डॉक्टर गफ्फार कादिर साहब दे सकते हैं, इम्तियाज़ जलील साहब दे सकते हैं। समीर की हैसियत नहीं है। समीर एक अदना कार्यकर्ता है, उसको यूज़ करो, प्रचार के लिए बुलाओ, काम के लिए बुलाओ। ये टिकट और कितने, वो मेरा क्राइटेरिया नहीं है साहब। मैं मेहनत करने वाले में से हूँ, मजदूरी कराओ हमसे, मजदूरी पूरी करेंगे इंशाल्लाह। इस तरह से आपने समीर साहब की बात को सुना और इनके बर्खास्त होने के बाद पूरे शहर में, पूरे ज़िले में, उनके चाहने वालों में गम की लहर तो थी, उदासी तो थी, लेकिन कुछ और अफवाहें भी चढ़ रही थी, बहुत सी बातें चढ़ रही थी कि जुमे के आंदोलन के बाद जो एक्शन लिया गया, सबके दिमागों में कुछ और चल रहा था। खैर, ये एक बात क्लियर करना था और बहुत सी बातें उन्होंने बहुत साफ़ सुथरे अंदाज में की और एक बात उन्होंने बहुत क्लियर की कि पानी के मसले पे इम्तियाज़ जलील साहब कितने जो है तो सीरियस है। ये भी कहीं ना कहीं बहुत बड़ी बात निकल के आ रही है। और जैसा इन्होंने वंचित बहुजन अघाड़ी को हमने सवाल किया, हमने कई बार हमारी चैनल के माध्यम से सवाल किया था, तो उम्मीद करते हैं कि फारूक अहमद साहब है या जो भी जिम्मेदार है, जैसा इन्होंने कहा है कि खुलेआम दावत दी कि आइए आप चलिए, तो अब समझ में नहीं आ रहा है कि अब मामला क्या होगा और क्या नहीं होगा। बहरहाल ये बात आपके सामने निकल के आ रही है, वाकई कुछ संजीदा है, तो उम्मीद करते हैं कि या तो वो पहल करे, आगे आए, तो हो सकता है कि अगर ऐसा कुछ चमत्कार फिर एक बार औरंगाबाद में दोहराया जाता है तो यकीनी तौर से महापौर वंचित बहुजन अघाड़ी एमआईएम का होगा, इससे इनकार भी नहीं किया जा सकता। और जो बच्चों को लेकर अफवाहें चढ़ी है औरंगाबाद शहर के अंदर, तो इन्होंने खुलकर कहा है कि चंद बच्चे हो सकते हैं, 10-5 जो हो सकते हैं शरारती किस्म के, तो यकीनन कानून सबके लिए बराबर है, लेकिन जो बेकसूर बच्चे रहेंगे अगर वो उनके ऊपर कार्रवाई होंगी तो मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन और खासदार साहब उनके साथ पूरी ताकत के साथ खड़े रहेंगे, उन्होंने वादे तौर से कहा है। और एक बात जो तमाम पहलुओं से हट के हम महाराष्ट्र सरकार से या भारत सरकार से भी कहना चाहते हैं कि हम एक बार फिर हमने कई बार अपील की है, कई और चैनल से भी आया है, अखबारात में भी आया है, अब भी चाहते हैं कि हमारा देश बढ़े, हमारा समाज बढ़े और हमारे देश की अखंडता सुरक्षा सब कायम रहे, ये हमारी भी इच्छा है। इसलिए हम आपसे अपील कर रहे हैं कि आप इस्लाम धर्म की स्टडी कीजिए और उसको पढ़िए आप अच्छे से कि ऐसी कौन सी वो कुरान की बात है, कौन सी कुरान की आयत है जिसको अगर गैर गलत बोलने से मुसलमान अपनी जान देने पे आमादा हो जाता है। एक बात बहुत क्लियर कट है कि जो आदमी एक तरह से अपनी जान देने पे आमादा है तो फिर उसको ना कानून का डर होता है, ना अपनी मौत का डर होता है, ना कोई कार्रवाई का डर होता है। और ये 25 करोड़ मुसलमानों का है और ये भावना लगभग सबके दिमागों में चल रही होती है। तो उम्मीद करते हैं कि तमाम धर्म, चाहे हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, सबके लिए एक सा कानून बनाया जाए और ऐसा कानून बने कि फिर दोबारा भारत में ऐसी कोई बात ना हो और हमारा सर, खासकर हमारे भारत का सर बाहर दुनिया में शर्मिंदा ना हो सके।